आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर उबाल में है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है, जहां ट्रंप के ब्लॉकेड ऐलान पर ईरान खुली धमकी दे रहा है और चीन खुलकर उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तेल के बाद अब सल्फर संकट ने भी दस्तक दे दी है, जो आपकी जेब और थाली दोनों पर असर डाल सकता है। वहीं भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों से टोल नहीं लिया। उधर यूरोप में फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि यह जंग लंबी चलने वाली है और असर इसका सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। कुल मिलाकर हर जगह टेंशन हाई है। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले रुख बड़ी खबरों का। तेल के बाद सल्फर संकट, महंगाई की नई सुनामी का खतरा, चीन ने बढ़ाई मुसीबत। हॉर्मुज में ईरान के साथ खड़ा चीन, अमेरिका को दी चेतावनी, हमारे काम में दखल न दे। ट्रंप के हॉर्मुज ब्लॉकेड ऐलान पर ईरानी सेना की चेतावनी, ब्लॉकेड किया तो बर्बादी हो जाएगी। बिहार के नए सीएम फेस पर मंथन, विपक्ष का बड़ा आरोप, गुजरात से चल रही सरकार। पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट फ्रीज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिखाई सख्ती। दुनिया की नजर अभी तेल पर टिकी हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और बड़ा संकट धीरे धीरे पनप रहा है, सल्फर का संकट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने सप्लाई चेन को झटका दे दिया है और इसका असर अब सीधे आपकी जेब और थाली तक पहुंच सकता है। सल्फर सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका खेल बहुत बड़ा है। यूरिया से लेकर बैटरी, केमिकल, मेटल और यहाँ तक कि कंप्यूटर चिप बनाने तक हर जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है और यही सल्फर से बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में समुद्र के रास्ते जाने वाले करीब 50% सल्फर का रास्ता इसी हॉर्मुज से गुजरता है। अब जंग और तनाव की वजह से सप्लाई पर ब्रेक लग रहा है और इसका सीधा मतलब है कि फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी और कीमतें तेज। भारत के लिए खतरा और बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है। अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी तो किसानों के लिए खाद महंगी हो जाएगी, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा और आखिर में आपकी थाली में खाना भी महंगा हो सकता है। देश में पनपते सल्फर संकट के बीच चाइना ने बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि चीन मई से सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोर्ट रोक सकता है ताकि अपने देश की जरूरत पूरी कर सके, यानी वैश्विक बाजार में और ज्यादा किल्लत और कीमतों में भारी उछाल। हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में खाद पर सब्सिडी करीब 12% बढ़ा दी है ताकि किसानों को राहत मिल सके, लेकिन एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जंग लंबी चली तो सरकार के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो जनता पर महंगाई का बोझ डाले या खुद आर्थिक झटका सहे। कुल मिलाकर तेल के बाद अब सल्फर बन सकता है अगला बड़ा संकट, जो चुपचाप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अब खुलकर ईरान का साथ देने का मन बना लिया है। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने साफ किया है कि वे हॉर्मुज की खाड़ी पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि चीन के जहाज इस रास्ते से बिना किसी डर के आ जा रहे हैं। चीन का मानना है कि दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद जरूरी है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ किए गए अपने व्यापारिक समझौतों को हर हाल में पूरा कर ले। एडमिरल डोंग ने दूसरे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी हमारे निजी मामलों में टांग ना अड़ाए। चीन का यह बयान ईरान की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि हॉर्मुज पर अब भी ईरान का ही दबदबा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ब्लॉकेड ऐलान के बाद ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे बंदरगाहों को रोका गया तो जवाब भी मिलेगा। ईरान की सेना ने साफ कहा है कि अमेरिका की ये धमकियां गैर कानूनी हैं और ये किसी समुद्री डकैती से कम नहीं है। आईरिब के बयान में ईरान ने दो टूक कहा कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल बना रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी कि दुश्मन से जुड़े जहाज हमारी सीमा से नहीं गुजर सकते। अमेरिका समेत खाड़ी देशों को भी सीधा दिया गया एक संदेश, या तो सभी बंदरगाह सुरक्षित रहेंगे या फिर कोई भी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों से ईरान ने कोई भी टोल नहीं वसूला है। दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरानी राजदूत ने कहा कि इस मुश्किल समय में हमारे भारत से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। दोनों देशों के हित और भविष्य एक जैसे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान बातचीत से कोई भी ठोस नतीजा निकलने वाला नहीं है। बर्लिन से बोलते हुए मर्ज ने कहा कि हमें शुरू से ही लगा था कि ये बातचीत सही तरीके से तैयार नहीं थी, इसलिए इसका टूटना कोई बड़ी हैरानी की बात तो नहीं है। यानी कि जिस बातचीत पर दुनिया की नजरें टिकी थी उसे जर्मनी पहले ही कमजोर मान रहा था। मर्ज ने यह भी कहा कि ये जंग इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी, बल्कि ये तो एक बहुत लंबी जंग होने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट
ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था तक हिल जाएगी। जर्मनी पहले ही अलर्ट मोड में आ गया है। सरकार मान रही है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा और घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो जाएगा। मर्ज ने साफ कहा कि हम हर संकट को सिर्फ पैसे से तो हल नहीं कर सकते। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ट्रंप ने खुद को मसीहा दिखाया, पोप से हुआ टकराव और ज्यादा गहरा। बिहार के नए सीएम फेस पर मंथन, विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। लालू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमीन के बदले नौकरी केस जारी रहेगा। राहुल गांधी का असम सीएम पर बड़ा हमला, सबसे भ्रष्ट बताकर घेरा। पोप लियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का निडर होकर जवाब दिया है। रोम से अफ्रीका की उड़ान के दौरान उन्होंने कहा कि वो ट्रंप प्रशासन से नहीं डरते। पोप ने साफ किया कि उनका काम राजनीति करना नहीं, बल्कि शांति का संदेश देना है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोप के खिलाफ काफी कुछ लिखा था, जो हम आपको अगली खबर में बताएंगे। इसी का जवाब देते हुए पोप बोले कि वो सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जंग की निंदा करना या किसी पर हमला करना नहीं होता, वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना और शांति बनाए रखना जरूरी समझते हैं। पोप के मुताबिक चर्च का मकसद दुनिया में भाईचारा और प्रेम फैलाना है, इसीलिए वो किसी भी दबाव में आए बिना अपना काम जारी रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से बड़े विवाद में घिर गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई से बनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो खुद को यीशु मसीह जैसा छवि में दिखा रहे हैं और बीमार लोगों को ठीक करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही ट्रंप की जमकर आलोचना होने लगी। ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने सीधे सीधे पोप लियो पर हमला भी बोल दिया। उन्होंने पोप को कमजोर, विदेश नीति में खराब और रेडिकल लेफ्ट का करीबी तक कह डाला। ये टकराव खासतौर पर ईरान युद्ध और इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर बढ़ा है, जहां पोप तो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप आक्रामक रूप में है। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला दावा किया कि अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो पोप वेटिकन में नहीं होते। ट्रंप के इशू वाले फोटो को लेकर लोगों ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। हंगरी के चुनाव नतीजों पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बहुत खुशी और राहत जताई है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मर्ज के मुताबिक अब ये साफ है कि लोग रूसी प्रोपेगेंडा में फंसेंगे नहीं। बाहरी हस्तक्षेप के बावजूद हंगरी की जनता ने लोकतंत्र का साथ देना बेहतर समझा है। इस चुनाव में दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद को बहुत ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चांसलर का मानना है कि हंगरी से पूरी दुनिया के दक्षिणपंथी नेताओं को कड़ा संदेश गया है। अब ये साफ हो गया है कि जनता डराने वाली राजनीति को पसंद नहीं करती। मर्ज ने उम्मीद जताई कि ये नतीजे आने वाले वक्त में लोकतांत्रिक समाज को और भी ताकत देंगे। नोएडा में सोमवार को हालात अचानक बिगड़ गए, जब मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा 3 दिन का प्रदर्शन अब आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों में बदल गया। बड़ी संख्या में फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और कई अहम सड़कों को जाम कर दिया। नोएडा के फेज 2 इलाके में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े, खासकर सेक्टर 1 और सेक्टर 84 में। यहां प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 गाड़ियों को आग लगा दी। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और हालात संभालने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि टीमें मौके पर मौजूद थीं और मजदूरों से बातचीत कर हालात शांत करने का प्रयास भी किया गया। प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर ट्रैफिक पर पड़ा। डीएनडी फ्लाईओवर समेत कई अहम रास्तों पर किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दिन पहले ही प्रशासन ने मजदूरों को भरोसा दिया था कि उनकी वेतन बढ़ाने की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब कोई ठोस फैसला होता हुआ नजर नहीं आया तो गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बिहार की राजनीति में आज हलचल चरम पर है और मंगलवार का दिन बेहद निर्णायक माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक कल होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इस बैठक के बाद इस्तीफे, नए गठबंधन या नेतृत्व बदलाव की बड़ी भी तस्वीर सामने आ सकती है। पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है और हालात को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। एक तरफ एनडीए सरकार अपनी कुर्सी बचाने और संभावित बदलाव की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी हमला तेज कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसकी बागडोर गुजरात के हाथों में है। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाया कि पिछले 20 सालों में जनता के हितों की अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भी सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों और जेडीयू के अंदर मौजूद एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव ने जो राहत मांगी थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि साफ है कि केस खत्म नहीं होगा, ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर और कार्रवाई को अभी खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक तरफ लालू यादव को राहत नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी राहत दी है।
लालू यादव को हर बार ट्रायल कोर्ट में खुद पेश होने की जरूरत नहीं होगी। लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन छीन ली गई। इसमें लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है। अब असली लड़ाई ट्रायल कोर्ट में होगी, जहां तय होगा कि आरोप सही है या सियासी साजिश है। एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए पश्चिम बंगाल के करीब 34 लाख मतदाता अब इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। उनकी आखिर उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे 34 लाख लोग हैं जिनकी अपील अभी अपील ट्रिब्यूनल में लंबित है। यानी साफ साफ कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। ट्रिब्यूनल में जिनके नाम लंबित हैं वे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद में गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी है। अब चुनाव से पहले नया नाम शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई विशेष आदेश ना दे सके। आज कोर्ट ने लेकिन ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा और सीधा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा और कहा कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर राहुल ने लिखा कि सत्ता का दुरुपयोग कर विरोधियों को दबाना संविधान के खिलाफ है। जो आरोप लग रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी खुलकर बचाव किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है और हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने हिमंता शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया। इसके बाद मामला गर्मा गया और असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत मिल गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो वीडियोस को लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल सत्य हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के एक तरफ आपको मेंबरशिप का बटन मिल जाएगा, जहां आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आप सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हर खबर, हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.